जय भारत माता की जय। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ भारती का मस्तक सदा ऊंचा रहे, आगे बढ़े। सब देशवासी खुश हों, स्वस्थ हों और प्रगति पथ पर शांति से आगे बढ़ें। इस अवसर पर आप और हम नमन करते हैं अपने उन सभी वीरों को, अपने उन सभी क्रांति दूतों को, अपने उन सभी नेताओं को, अपने उन सभी जनमानस को जिनकी वजह से आज़ादी मिली और जिनकी वजह से आज़ादी बनी रही। ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आज़ादी एक बार मिलती है, बिन मोल नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगता है। और दूसरी बात यह है कि आज़ादी जब मिलती है तो उसे बनाए रखना उससे ज़्यादा कठिन कार्य होता है। विशेषकर भारत जैसे देश के लिए आज़ादी बनाए रखना कोई सरल बात नहीं है। मैं एक ऐसे नेता के वाक्य से बात शुरू कर रहा हूं जो भारत के विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण था। उस नेता ने एक बार ये कहा, वह भारत का नेता नहीं था, ये निश्चित है, लेकिन उस नेता का जो वाक्य था आप उसे सुनकर चौंकेंगे ज़रूर, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग उस प्रकार की बातें करते हैं। उस नेता ने यह कहा था कि भारत कभी भी देश तो रहा ही नहीं जब वो ये तर्क दे रहे थे कि पाकिस्तान क्यों अलग ना हो। जब पूरा देश उनको ये बता रहा था, पूरे देश की जब मैं बात कर रहा हूं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, यहां तक कि अंग्रेजों के अपने लोग भी, ईसाई लोग भी, हर वर्ग का व्यक्ति, हर क्लास का व्यक्ति, चाहे वो गरीब था, अमीर था, शिक्षित था, अशिक्षित था, और वो बता रहा था कि भारत एक देश है। तो वो एक आर्गुमेंट देते हैं, भारत तो कभी एक देश रहा ही नहीं, भारत रियासतों का जमावड़ा था, इससे अधिक कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों ने उनकी इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को राष्ट्र की अवधारणा पता ही नहीं थी, देश की अवधारणा पता ही नहीं थी। इसलिए वह बिना कुछ समझे कुछ मुट्ठी भर लोग उनकी बात मानने भी लगे। मैं आपको इस अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र रहा है। राष्ट्रों के स्वरूप बदलते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और तरीके बदलते रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक समय में अलग अलग थे, फिर जुड़ गए। दुनिया में फेडरेशंस हैं, लेकिन भारत के अंदर कभी ऐसा नहीं रहा। हमने शायद, या उन ऐसे लोगों ने जो आज भी ये बात कहते हैं कि भारत कभी भी एक नेशनल एंटिटी नहीं रहा,
उन लोगों ने शायद श्री राम का काल नहीं पढ़ा। अगर उस समय का भारत अगर देख लिया जाए तो आज तो उसमें कई देश और भी शामिल हो जाएंगे। उन लोगों ने द्वापर का भारत नहीं देखा। अगर उस समय का भारत देख लिया जाए तो बहुत सारे देश आज भी भारत में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने यहां तक कि मध्यकालीन भारत भी नहीं देखा, क्योंकि आज भी कुछ नए देश उसका हिस्सा थे, उसकी स्टेट थे। हम लोग शायद ये नहीं जानते कि जो संघीय व्यवस्था है ये द्वापर काल में, जो फेडरलिज्म कहलाता है, ये द्वापर काल में था। लेकिन आधुनिक बुद्धिजीवी केवल वही बात समझते हैं, दुर्भाग्य से, जो उनके सामने हो रहा होता है और जो हमें पश्चिम के सिद्धांतज्ञ बताते हैं। हम वो चीजें समझने को तैयार ही नहीं होते जिसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास पढ़ा जाता है, कोई शौक की वजह से पढ़ लेता है इतिहास को, और कुछ लोग इतिहास को पढ़ लेते हैं सुखानुभूति के लिए। लेकिन उस इतिहास का वर्तमान में क्या उपयोग है, ये हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इतिहास ही वर्तमान की नींव होता है, केवल सुखानुभूति के लिए पढ़ने के लिए नहीं होता इतिहास। कुछ लोग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस लिहाज से वो पढ़ने एक अलग बात है, लेकिन इतिहास कभी भी सुखानुभूति के लिए नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए, जो सुधीजन कहलाते हैं, उन लोगों के लिए इतिहास वर्तमान की नींव होता है, और वो लोग ये जरूर समझ। द्वापर काल भी है, उसमें भी संघीय व्यवस्था है। महाराजा गुरसेन उस संघीय व्यवस्था के प्रमुख हैं। भारत उस वक्त संघों में इस प्रकार विभाजित था कि यूनिटरी फेडरेशन भी थे और उसका हेडक्वार्टर मथुरा हुआ करता था। और इसी संघीय व्यवस्था को एकात्मक स्वरूप यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लाने के लिए कंस को दोष था। और जब श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं तो केवल एक बहुत छोटे से कारण के लिए नहीं करते हैं। श्री राम जब रावण का वध करते हैं तो एक बहुत छोटे से कारण के लिए नहीं करते हैं। इतिहास और भक्ति की गर्त में वो सारी चीजें कहीं छुप दब जाती हैं, लेकिन सुधीजनों के लिए नहीं छुपनी चाहिए। और वह फिर से एक संघीय ढांचे की स्थापना करते हैं। और जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मेरे अनुमान नहीं है, स्पष्ट शब्दों में इतिहास आपको बता रहा हूं। फिर से फेडरलिज्म स्थापित होता है और उसमें वह अपनी एक स्टेट बनाते हैं जो आज हम द्वारका नाम से जानते हैं। कुशनगरी या कुशपुरी उसका नाम उस वक्त हुआ करता था। फिर ये धीरे धीरे द्वारका बनी, वो एक अलग कथा है। और ये भी कोई छोटी स्टेट नहीं थी जितनी वो स्टेट आज है। द्वारकाधीश एक मंदिर उससे कहीं ज्यादा है, या फिर समुद्र पार करके बेट द्वारिका, वह उससे कहीं ज्यादा है। बेट द्वारिका तो उसका अंतिम बिंदु है, उसका प्रारंभ बिंदु सूरत से है। वह इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है, और उस स्टेट में भी सेंध लगी। इस अवसर पर यह बात कहने का मेरा एक विशेष प्रयोजन है। तो भारत में राष्ट्र की अवधारणा सदा से थी, और भारत में राष्ट्र की अवधारणा आज भी होनी चाहिए। नेशन बोलेंगे तो किसी को समस्या नहीं होती। राष्ट्र अगर यदि बोल दिया जाए तो व्यक्ति पिछड़ा हुआ हो जाता है, जबकि नेशन की हिंदी ही तो है राष्ट्र। हम नेशनलिज्म पढ़ाते हैं या आप लोग नेशनलिज्म पढ़ते हैं तो कोई समस्या नहीं। राष्ट्रवाद अगर मुंह से निकल जाए तो हम पिछड़े हुए हो जाते हैं, हम एक वर्ग विशेष के विरुद्ध हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ही क्षीण तर्क लेके
आज भी कुछ लोग इस समाज के अंदर घूमना शुरू हो चुके हैं। यही तर्क आपको कई बार अखबार या कुछ डिबेट्स में सुनने को मिलेगा। आज पुनः ऐसा हो रहा है। आज पुनः ऐसे 3 लोग हैं, नाम इस अवसर पर नहीं लेना चाहता, जो ये बात ऑलरेडी कह चुके हैं कि भारत में कुछ समुदाय, उन्हें अपना भविष्य पुनः सोचना चाहिए। इससे ज़्यादा बात करनी ठीक नहीं है। इस वक्त खुशी का मौका है, लेकिन यह भी एक बड़ी खुशी की बात है कि उसी समुदाय के अनेक लोगों ने इस बात को ढंग से सुना भी नहीं। यह हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरे भारत भारतीयों के लिए खुशी की बात है। इसका मतलब कहीं वो शांति के बीज अभी हैं जो जमीन के नीचे दबे पड़े हैं, और जैसे ही उसको प्रेम और विकास और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा, जैसे ही उसको ये पानी और खाद मिलेगा इन चीज़ों का, वो पुनः प्रस्फुट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये समझता है कि यदि शांति नहीं हुई तो विकास नहीं होगा, और यदि विकास नहीं हुआ तो हालात गंभीर हो जाएंगे। हम लोग पूर्व में भी इन बातों को नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं शिक्षा का दोष है। राष्ट्रवाद इसीलिए पनप ही नहीं पाया हमारे अंदर क्योंकि शिक्षा का दोष है। क्योंकि स्थायी राष्ट्रवाद केवल शिक्षा से आ सकता है, स्थायी देश प्रेम केवल शिक्षा से आ सकता है। दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। स्थायी देश प्रेम अन्य किसी चीज से नहीं आ सकता। तात्कालिक राष्ट्रवाद या तात्कालिक देश प्रेम किसी युद्ध की घोषणा से जरूर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन स्थायी नहीं हो सकता। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अपने मायनों में। आधे अधूरे मायनों में नहीं। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें अब किसी की सेवा करनी है। अब हमें किसी की सेवा नहीं करनी है, अब हमें खुद की सेवा करनी है। इसलिए जो ब्रिटिश एजुकेशन है उसे पूरी तरह नकारने का वक्त यूँ तो कुछ बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो चुका है। एक बहुत अच्छी बात हुई इस बार, चीन को जो हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो सेनाओं के साथ साथ देश के लोगों ने भी वह जवाब दिया। और यह और भी समझने की बात है कि इसमें जो युवा थे उनकी सोच, उनका क्रोध और उनका जो कमिटमेंट लेवल था वो बहुत उच्च कोटि का था। उसमें राजनीति नहीं थी, या वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं उन्होंने राजनीति नहीं करी। उनके मन में देश प्रेम की ज्वाला थी और उसकी वजह से उन्होंने चीन को एक उत्तर दिया जो जिस तरीके से दे सकता है। राष्ट्रवाद की ये ज्वाला प्रखर हो, राष्ट्रवाद की ज्वाला आगे बढ़े, प्रचंड होनी चाहिए ज्वाला। लेकिन ये प्रचंड बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। मैंने जैसे आपको बताया, और ये आप देख लीजिएगा, केवल भारत का ही नहीं दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि देश प्रेम तात्कालिक रूप से वही उत्पन्न होता है जहां युद्ध होता है या युद्ध की स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी वहां होता है जहां के लोगों को ज्ञान होता है, जहां के लोगों के पास शिक्षा होती है, जहां के लोगों के पास समझ होती है, और वो समझ शिक्षा से आती है। अभी भारत में साक्षरता अपने चरम पर है, लेकिन समझ नहीं आई है क्योंकि शिक्षा अभी कहीं बीच में अटकी हुई है। इसलिए ये शिक्षा उन गहराइयों की तरफ अभी हमें ले जाने को नाकाफी है। सोशल मीडिया की वजह से विप्लव और बढ़े हैं समाज के अंदर। हमारी आपकी जो शामें होती थी अब छिन चुकी हैं। हमारी आपकी जो रात का टहलना होता था अब वो छिन चुका है। शांति से बैठ के जो नाश्ता होता था अब वो छिन चुका है। बहुत संवेदनशील लोग
जो ज्ञान की खोज के लिए इधर उधर भटकते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था सोशल मीडिया पे शायद ज्ञान, लेकिन फेक न्यूज़ ने वह सुख उनका छीन लिया, फेक इन्फॉर्मेशन ने वह सुख उनका छीन लिया। और अगर वो फेसबुक पे कुछ लिखते भी हैं तो एक अज्ञानियों की ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसमें युवा बहुत ज़्यादा हैं। ये थोड़ा चिंताजनक है। वो कुछ भी लिखते हैं और उनको न इतिहास का ज्ञान होता है, न वर्तमान का ज्ञान होता है, न भविष्य की आहट वो पहचानते हैं। बस किसी को भी कुछ भी लिखते हैं अपने प्रिजुडिस से। ये पूर्वाग्रह है और आधा अधूरा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान, यह हमें कहीं बड़ी भारी परेशानी में ना डाल दे, इसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। लोग अभी उन चालों को नहीं समझते और हर वो व्यक्ति जिसने दुनिया को 1914 से 18 के बीच में या 39 से 45 के बीच में नहीं पढ़ा है, वो इन चालों को आज नहीं समझ सकता। उसके लिए ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, और आधे अधूरे ज्ञान से हम जो भविष्य में प्रवेश करने को आतुर हैं, ये घातक हो जाएगा। धावक के पांव यदि मजबूत नहीं होते, यदि जमीन पर चिपक कर नहीं दौड़ता, तो हवा में उड़ के भी नहीं जा सकता। वह जीत नहीं सकता, वह कमजोर होगा, वह गिर जाएगा। तो अभी भी वो जो गीत है, छोड़ो कल की बातें, वो अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारी बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। और इस आगे बढ़ने में हमारी नौका है शिक्षा और पतवार है शिक्षक, लेकिन इनका सम्मान जब तक नहीं लौटेगा, ये पतवार कमजोर रहेगी। भारत में बहुत सारे अच्छे विकास हो रहे हैं, हमें उनमें सहभागिता करनी है, अपने अपने स्तर से सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ हमें अपनी राष्ट्रीय पहचान और अस्मिता की भी रक्षा करनी होगी। जब मैं रक्षा शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उस रूप में नहीं करता हूं जिस रूप में डिफेंस सर्विसेज करती हैं। मैं ज्ञान की बात करता हूं। रक्षा कवच ज्ञान का कवच है, तो इसको ओढ़कर हम शनै शनै आगे बढ़ते रहे। हमने अपने स्तर से जो सामान्य गतिविधियां हम तो कर सकते हैं, वो हमने जरूर करी है। आध्यात्मिक ज्ञान, क्या बच्चे, क्या किशोर, क्या युवा, क्या बड़े, सभी लोगों को, सभी वर्ग के लिए आश्रम ने पूरी व्यवस्था की है। जो भी रिसोर्सेज मैया ने दिए हैं, कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी चीज़ जब दी जाती है तो ये 50% है, 100% तब होता है जब वो ली भी जाए। लेकिन हम अपने स्तर से शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सार्वजनिक रूप से ये साधुवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग ऋषिकुल शाला से जुड़े हैं और महान कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा के प्रचार प्रसार का आश्रम के माध्यम से महान कार्य कर रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं। जो जिस रूप से जुड़ रहा है, हर रूप बहुत महत्वपूर्ण है, वह एक बड़ा कार्य कर रहे हैं, ये बेहद आवश्यक है। और उन लोगों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं इस अवसर पर उन लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ विशेष रूप से जो वृक्ष लगाते हैं। ये राष्ट्र रक्षा से कम नहीं है, क्योंकि वृक्ष नहीं हुए तो जीवित बचना मुश्किल हो जाएगा। औने बोने बच्चे हुआ करेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी धर्म की भी और राष्ट्र की भी सेवा है। मैं ऐसे अवसर पर उन लोगों को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जो ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। किसको कितना मिल रहा है, परिणाम पर मनुष्य का अधिकार नहीं है।
करते हैं, वह सत्संग में बैठते हैं, वो कक्षाओं में बैठते हैं, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और इन्हीं लोगों से प्रेरणा प्राप्त होती है। मैं ये सोचता हूँ कि अगले कदम पर चला जाए और ज्ञान लिया जाए और ज्ञान दिया जाए। धीरे 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 हम लोग ईश्वर की कृपा से, मैया की कृपा से इस देश के जो मूल सिद्धांत हैं, जो आधार में है, अध्यात्म और ज्ञान, उसको लेकर आगे बढ़ सकें और जन कल्याण, लोक कल्याण कर सकें। यहाँ आश्रम में आएँ, लोग सीखें, ट्रेनिंग लें, पढ़ने की भी, सेवा की भी, और उसके बाद जगत का कल्याण करें। यह मैं इस दिवस पर प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से भी और निवेदन करता हूँ आप सब लोगों से भी, या जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों से भी, कि वह अपने अपने स्तर से इस ज्ञान को अर्जित करें और बांटें भी। जब बांटें तो अहंकार ना हो, कोई लोकेशना ना हो, कोई वित्तेषणा ना हो, क्योंकि ये ज्ञान जिनका है उन्हीं के माध्यम से आगे जाएगा। हाँ, कुछ रिसोर्स जनरेट करने के लिए वित्त चाहिए होता है, बस उससे अधिक की लेकिन आवश्यकता इसके पीछे ना हो। हम सब लोग उस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ें और ये अब जो आगे आने वाले समय में हम खुद को ये टारगेट दे रहे हैं आज इस दिवस पर, कि हम इस ज्ञान को लेकर दुगनी स्थिति तक पहुंचेंगे। हमेशा एक न एक लक्ष्य मनुष्य के आगे रहना चाहिए और हमेशा मनुष्य को उस लक्ष्य का पीछा करते रहना चाहिए। जिंदगी चुनौतीपूर्ण जब तक नहीं होती तब तक जीवन का आनंद भी नहीं होता। उन लोगों से जाकर पूछिए जिनके जीवन को देखकर आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, बड़ा शांत मस्त आराम से रहते हैं, सुबह सुबह ये, शाम दोपहर ये, शाम। उनसे जाकर पूछिए क्या आपको अच्छा लगता है, तो वो यही कहेंगे यार जिंदगी में कुछ करने को है ही नहीं। लेकिन जिंदगी में जिनके करने को होता है वो हमेशा चिड़चिड़ करते हैं, काम बहुत है। लेकिन जो उस काम को कांटे नहीं मोती समझते हैं, वही लोग जीवन में नेतृत्व करते हैं, वही लोग समाज में पूजे जाते हैं, उन्हीं की समाज कदर करता है। उनके स्कूल, उनकी नौकरियां, उनके फैक्ट्रीज, उनके दफ्तर, उन्हीं की कदर करते हैं जो काम करते हैं। जो इच्छा से काम करते हैं वो बिना चिड़चिड़ के काम करते हैं। और राष्ट्र कोई भी जब मजबूत होता है तो तभी होता है जब उसकी जनता निर्भय होकर, निडर होकर, अनुशासित होकर, ज्ञानवान होकर बहुत मेहनत से काम करती है। इस वक्त हम सबको, पूरे देश के लोगों को, और ख़ासतौर से युवा जनता को, क्योंकि इस 15 अगस्त पर हम विश्व के सबसे युवा देश के रूप में झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ चुनौती भी है। और यही वो अधिकतम 20 वर्ष हैं हमारे पास बस, जिसमें हम विश्व गुरु बन सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये देश बुढ़ापे की तरफ चलेगा। 50 के बाद, 2050 के बाद ये और तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए इन 20 वर्षों में वो बड़ी ऐसी समग्र क्रांति करके दिखानी होगी जिससे कि आने वाली सदियां भी लाभान्वित। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अब सब लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और निवेदन करता हूँ, राष्ट्र, उसकी कीमत, स्वाधीनता, उसका मूल्य और राष्ट्रवाद और मेरे देश के प्रति जो कर्म है, जो मेरे देश के प्रति जो दायित्व है, वह समझकर हम काम करना शुरू करें। हम सब सिपाही हैं, हम सब जनता हैं, हम सब नेता हैं। तब जाकर कोई भी समाज तरक्की करता है। और नहीं तो आप अध्ययन कीजिएगा उन समाजों का, उन देशों का जो बहुत ऊंचाइयों पर थोड़े से समय में पहुंचे। आप जब अध्ययन करेंगे तब मेरी बात आपकी ज़्यादा समझ में आएगी। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मुट्ठी बांध के और ज़ोर से उद्घोष करेंगे। जो लोग
सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए अपने घर में ही बैठ के उद्घोष कीजिए बिना किसी संकोच के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।